हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्राइट लवेंस में, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टेकन लवर का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, फाइनली आई एम हेयर। सो मैं कुछ भी बोलने से पहले, मतलब एफएफ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले बता दूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइसेस आ सकते हैं क्योंकि मैं टेरेस पे हूँ एंड प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। सो या अब हम एफएफ की तरफ बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि एफएफ में रफ वर्ड्स भी हैं एंड इंटीमेट सीन भी। तो जब भी सुने एयरफोन्स लगा कर ही सुने। सो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तो अब हम फाइनली एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन केसिंग काओ चोंग से उस फोटो वाले लड़के के बारे में पता करने के लिए कहता है एंड जैन रियो सारी बातें सुन लेते हैं। लाइक वेन केसिंग एंड काओ चोंग के बीच में जो भी बातें हुई होती हैं एंड वो निष्कर्ष में आ जाते हैं कि वेन केसिंग किसी को पसंद करता है। लाइक उसके लाइफ में कोई है, वो किसी से प्यार में पड़ गया है एंड उससे रिलेटेड ही कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से काओ चोंग की हेल्प उस लगी एंड जिसके कारण उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने सबको कैंसिल करवाया है जो कि उस रेस्टोरेंट से जुड़े हुए थे जैन रियो के। एंड एज अ फादर वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे इस बात को लेकर कि उनकी बेटी को कौन पसंद आया है, किसे वो चाहने लगा है एंड कौन है ये फ़ोटो वाला इंसान, क्या मसला हुआ है। लेकिन वेन केसिंग ऑब्वियसली उनसे तो कुछ कहने वाला था नहीं, तो उन्होंने सोचा था कि काओ चोंग जब पता करेंगे सब चीज़ें तो वो उनसे ही जान लेंगे। काफ़ी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब हमारा जो वेन केसिंग होता है वो नहा कर आया होता है एंड अभी तक चैनलिंग आ चुका था स्कूल से, तो वो उसके कमरे में ही बैठा हुआ था एंड वो वैसे कुछ बात कर रहा था। वेन केसिंग नहा कर आया था तो अपने वो बाल बना रहा था एंड चैनलिंग की बातों का जवाब भी दे रहा था। अभी उसकी बात ना जिशु से नहीं हुई थी सुबह से। लाइक मैसेज में थोड़ी बात हुई थी लेकिन ऐसे कोई बात नहीं हुई थी कॉल पर। लेकिन हाँ, उसे बाई एंड डुआन से पता चला था कि वो ठीक ही है, सेफ़ है। अभी जब रमन है तब वो अपने बाल बना ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है एंड वो तुरंत से अपने फ़ोन की तरफ देखता है। लेकिन वो उसने कहा था उससे पहले ही चैनल उठा लेता है और कहता है डियर। ये डियर किसका नाम होता है? वो डियर वो प्यारे डियर वाला नहीं था, वो डियर हिरन वाला नाम लिखा था और ये नाम वेन केसिंग ने अपने शिशु का फीड किया था हिरन नाम से। अभी वेन चैनलिंग के हाथ से फोन लेता है और उसको जैसे कि ऑन कर देना, तो ऑन करके कान पे लगाता है और कहता है हेलो। अभी वो जो अपना शिशु था जो कि अपने रूम में था, वो फ़ोन को जस्ट हेलो बोलता ही है उतने में चैंगलिंग वेन के हाथ से फ़ोन ले लेता है। अभी वेन कहता है चैंगलिंग मेरा फ़ोन दो, और ये बोलकर जो वेन होता है वो चैंगलिंग के पीछे भागता है क्योंकि चैंगलिंग रूम से भाग गया होता है। अभी चैंगलिंग आगे आगे भाग रहा होता है एंड वेन केसिंग पीछे पीछे भाग रहा होता है। अभी शिशु दूसरी साइड से कह रहा होता है हेलो हेलो वैन, हेलो वैन, वैन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अभी दूसरे साइड से अपना वैन कहता है चैंगलिंग मुझे फ़ोन दो। अभी चैंगलिंग भागते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी तो देखूँ कि ये हिरन कौन है जिससे बात करने के लिए आप इतने डिस्परेट हो रहे हो। अभी वैन कहता है चैंगलिंग मजाक बहुत हो गया, प्लीज़ फ़ोन दो। अभी चैंगलिंग कहता है बिल्कुल नहीं, और ये कहकर वो उसे जीप चढ़ा के भाग जाता है। अभी वैन कैसे उसके पीछे भाग रहा होता है। ऐसे जीशु को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, वो वैन ही करे जा रहा होता है। अभी चैंगलिंग फ़ोन लेकर सीरियस होता रहा होता है तो वैन कहता है चैंगलिंग संभाल के, ओके संभाल के। अभी चैंगलिंग कहता है ओके, और ये बोलकर वो जो फ़ोन था उसे लेकर नीचे आ रहा होता है एंड वैन कैसे उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। अभी वो आगे जाते जाते जो उसके फादर थे उनसे टकरा जाता है और वैन कैसे पीछे था वो भी रुक जाता है एंड चैंगलिंग भी रुक जाता है। अभी जो उसके फादर होते हैं वो अभी किसी काम से बाहर गए थे तो जस्ट आए ही थे एंड चैंगलिंग उनसे डरा गया था। अभी जो वैन होता है वो सीरियस हो गया होता अपने फादर को देख के और चैंगलिंग भी थोड़ा सा नर्वस हो गया था। अभी उसके फादर उन दोनों को देखते हैं एंड वैन का फ़ोन चैंगलिंग के हाथ में देखते हैं। अभी जो वैन था वो और चैंगलिंग दोनों उसके फादर को देख रहे होते हैं। अभी वैन सीरियस आवाज़ में कहता है चैंगलिंग मेरा फ़ोन दो। अभी चैंगलिंग फिर पलटता है, वैन की तरफ देखता है और फिर फ़ोन उसे दे देता है एंड वैन उस फ़ोन को लेकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अभी जो उसके फादर थे
वो चैंगलिंग को देखते हैं और फिर कहते हैं क्या हुआ। अभी चैंगलिंग उन्हें देखता है और कहता है कुछ भी नहीं, बस हम खेल रहे थे। और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। अभी वैन केसिंग रूम में आता है और तब तक जिशु कॉल काट चुका था, तो वो वापस से कॉल करता है। तो जिशु कॉल उठा लेता है। अभी वैन कहता है हेलो। अभी जिशु कहता है क्या हो रहा था वहाँ पे। अभी वैन कहता है कुछ नहीं, हाय। अभी वो कहता है हाय, सॉरी कल से हमारी बात नहीं हो पाई। अभी वैन कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे भी बिज़ी रहते हो। अभी जिशु कहता है आई एम सॉरी। अभी वैन कहता है नो इट्स ओके, मैं यहाँ पर फ्री हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी हो। अभी जिशु कुछ नहीं बोलता है। अभी वैन केसिंग जो उसके कमरे की खिड़की थी उसके पास जो जगह थी वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है सो लाइफ कैसे चल रही है मेरे बिना। अभी जिशु कहता है ऑल गुड। वैन कहता है गुड। जिशु कहता है हाँ, काफ़ी अच्छी चल रही है लाइफ तुम्हारे बिना। अभी वैन कहता है झूठ। जिशु कहता है सच। अभी वैन कहता है ओके, तो मतलब तुम मुझे मिस नहीं कर रहे। अभी जिशु कहता है बिल्कुल नहीं। वैन कहता है अच्छा ये है, मुझे तो खामखा चिंता हो रही थी कि तुम मुझे मिस कर रहे होगे, पर अब तुमने भूल ही दिया है तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। अभी जिशु कहता है अच्छा। वैन कहता है वो क्या है ना, मैं सोच रहा था कि अब यहाँ आ ही गया हूँ तो चैनी के साथ नानी के घर चला जाऊँ, वो भी बहुत मिस कर रहे हैं ना मुझे, तो मैं नानी के यहाँ चला जाता हूँ। अब इतना दिन छुट्टी तो हो ही गई है, तो कुछ दिन और सही नानी नानू से मिलकर ही आ जाऊँगा, है ना। अच्छा आइडिया है ना। अभी जिशु कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। अभी वैन कहता है और क्या, अब देखो मैं कोई रोज़ रोज़ तो कराता नहीं, तो मैंने सोचा जब आ ही गया हूँ और मेरी छुट्टियाँ हो ही रही हैं तो कुछ दिन और सही। अभी जिशु कहता है पर तुमने कहा था तुम एक हफ्ते में आ जाओगे। अभी वैन कहता है अरे कहने और करने में बड़ा फ़र्क होता है, समझो मेरी बात को। और तुम तो वैसे भी मेरे बिना वहाँ ठीक ही हो, और भाई एंड वन तो है ही ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अभी जिशु कहता है पर तुम तो नहीं हो ना। अभी ये सुनकर ना वैन केसिंग हल्के से हंसता है और वो ब्लशिंग वाली हंसी होती है, वैसे वो हंसता है। फिर कहता है सो यू आर मिसिंग मी आरंट यू। अभी जिशु एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर कहता है सच में नानी के घर जा रहे हो। अभी वैन कहता है हाँ, ऐसे ही कह रहा था टेस्ट करने के लिए। अभी जिशु कहता है मुझे टेस्ट करना बंद करो तुम। अभी वैन कहता है तो तुम्हें क्या करना शुरू करूँ। अभी जिशु एकदम ही मतलब एम्बैरेस हो जाता है, वो वापस से अपनी आंखें बंद करता है और कहता है यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल वैन केसिंग। अभी वैन कहता है बट स्टिल तुम मुझे पसंद करते हो। अभी जिशु कहता है पसंद, और तुम्हें इन योर ड्रीम्स। अभी वैन केसिंग कहता है मेरे सपनों में तुम मुझे सिर्फ पसंद नहीं और भी बहुत कुछ करते हो। अभी जिशु एकदम ही मतलब अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कितने अजीब इंसान हो यार तुम। अभी वैन कहता है तो इस अजीब इंसान से बात ही क्यों कर रहे हो तुम, अगर इतना ही बुरा हो तो। अभी जिशु कहता है क्या करूँ, अब मजबूर हो गया हूँ ना। अभी वैन केसिंग कहता है तो ख़त्म करो ना अपनी मजबूरी। अभी जिशु कहता है शट अप, और सुनो एक हफ्ते का टाइम दिया है तो एक हफ्ते में ही आओगे तुम। अभी वैन कहता है हाय, इतने अधिकार से बुलाओगे तो कसम से तुम्हारे लिए जहन्नुम तक चलाऊँगा। अभी जिशु होता है वो एकदम ही इस बार सच में ब्लश करने लग जाता है और कहता है तुमसे ना बात करने बेकार है, बाय। और ये कहकर वो फ़ोन काट देता है। अभी वैन केसिंग फ़ोन को देखता है और फ़ोन की स्क्रीन को किस करता है। अभी उसको ना मतलब वो बात करने में इतना बिजी था कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा ही नहीं था कि लाइक क्या चल रहा है आसपास। अभी उसकी नज़र सामने की तरफ जाती है, लाइक अपने गेट की तरफ। वहाँ चैंगलिंग खड़ा होता है जो कि उसे देखकर अजीब तरह की लाइक स्माइल कर रहा होता है। अभी वैन केसिंग एकदम ही जहाँ पर बैठा था वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है और चैंगलिंग को देख रहा होता है। अभी वो कहता है हाय, वो मैं चाय के लिए पूछने आया था। और ये कहकर भी वो दांत दिखाया जा रहा होता है।
वन केसिंग उसे देखता है और फिर उसके पास जो सोफ़ा था वहाँ से वो क्वेश्चन उठाता है और उसके ऊपर फेंकता है और कहता है दुष्ट बेताल रुक तू आज। अभी चैनिंग वहाँ से भाग जाता है, वन केसिंग उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। अभी वो लोग वैसे ही वहाँ पर पूरे जो ऊपर वाला फ्लोर था वहाँ पर उनकी एक काइंड ऑफ पकड़म पकड़ाई हो रही होती है। और ये फूमोंग जो होती है वो नीचे चाय के लिए लाइक उसने चाय बनवाई थी तो उसके लिए उन लोग का वेट कर रही थी। वो देखती कि ऊपर वहाँ अलग ही शो चल रहा है। सैंड्रो भी ऊपर देखते हैं एंड फूमोंग एंड सैंड्रो दोनों ही ऊपर की तरफ देखे जा रहे थे जहाँ पे चैंगलिंग भाग रहा था और वन केसिंग उसके पीछे भाग रहा था। अभी चैंगलिंग कहता है ओहो क्या गहरी गहरी बातें हो रही थी। अभी वन कहता है चैंगलिंग चुप हो जा तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। अभी वन कहता है ओह अब तो भैया का गुस्सा भी आ रहा है मुझ पर, हाँ मैं तो एकदम ही थर्ड फेल हो गया हूँ। अभी ऐसे बोल कर वो भाग रहा था, वन केसिंग उसके पीछे पीछे ही भाग रहा था। अभी जो फूमोंग होती है वो जो अपने जैनरी थे उनकी तरफ देखती है और कहती है गहरी गहरी बात है, फैन का किसी से रिलेशनशिप है क्या। अभी जो जैनरी होते हैं वो अंदर की स्पेल करते हैं और फिर हाँ में से डालते हैं। अभी वहाँ कहते हैं कौन है वो। अभी जैनरी कहते हैं मुझे भी नहीं पता बट शायद कोई है। अभी हमें जंगली को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है। वन केसिंग उसे पकड़ लेता है एंड उसे वेस्ट से ही उठाकर उसे नचाने लग जाता है। अभी जो जैनरी होते हैं वो देख रहे होते हैं और कहते हैं देख रही हूँ हुमा फाइनली घर घर जैसे लग रहा है ना। अभी हुमा कहते हैं सही कहा आपने, सच में चैंगलिंग ने बहुत अच्छा काम किया है जो मैंने को यहाँ ले आया। अभी सैंड्रो कहते हैं ये काम चैंगलिंग के अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। अभी जो फूमोंग होती है वो भी स्माइल करती है। अभी हमें जिशु को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने फ़ोन को पकड़े हुए बेड पे बैठा हुआ होता है एंड फ़ोन को देखते हुए उसे वन की बातें याद आ रही थी जिससे मैंने अभी उससे बात करा था एंड ख़ासकर वो बात जो उसने कही थी कि हाय इतने अधिकार से बुलाओगे तो जहन्नम तक तुम्हारे लिए आ जाऊँगा। वो लाइन वो बार बार सोच रहा था और बार बार वो ब्लश कर रहा था। अभी जो उसकी दादी थी वो उसे डोर के पास से खड़े हुए देख रही थी कब से और शीशे को ब्लश करे हुए बस देखे ही जा रही थी। अभी वो अपनी आर्म्स फोल्ड करती है और कहती है ओहो समवन इज़ ब्लशिंग। हाँ अभी जो शिशु था वो एकदम ही डर के एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है दादी। अभी दादी कहती है हाँ मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना बेटा। अभी शिशु कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं दादी। अभी दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं अरे ये चेहरा तो तुमने एकदम ही लाल कर रखा है, क्या हुआ। अभी शिशु कहता है कुछ भी नहीं और ये कहकर वो बस अपने फ़ोन को कस के पकड़ लेता है। अभी दादी उसके फ़ोन की तरफ देखती है और कहती है कौन था। अभी शिशु कहता है कोई भी तो नहीं दादी कोई भी नहीं। अभी दादी कहती है ओके अगर तुम हमें नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी, मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझे इवेंचुअली बता ही देगा। अभी शिशु बस स्माइल करता है। अभी दादी उसके सर पे हाथ फेरती हैं फिर कहते हैं कल से ऐसा मुंह बनाए हुए थे ना कि तुम्हें देखकर तो मुझे कितना बुरा लग रहा था, अब जो चेहरे पे लाली आई है इसे देखकर फाइनली मुझे अच्छा फील हो रहा है। अभी शिशु अपने लिप को बाइट करता है और कहता है दादी आप भी ना। अभी दादी कहती है तो क्या, देखो मैंने तुमसे कहा ही था कॉलेज लाइफ शुरू होगी ना तो एक नया अध्याय शुरू होगा तुम्हारी लाइफ का। अभी शिशु कहता है ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी दादी कहती है ओके पर मुझे बोल मत जाना। अभी शिशु कहता है कुछ भी बोलती हैं दादी, चलिए मैं चाय बनाता हूँ फिर हम दोनों साथ में चाय पीते हैं ठीक है। अभी दादी कहती है ठीक है और शिशु और दादी दोनों शिशु के रूम से साथ में निकल जाते हैं। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वन केसिंग के घर को दिखाया जाता है और इस समय रात हो रही होती है। हमें जैनरी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में होते हैं और वो गाँव चौंग से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। अभी जो अपने जैनरी होते हैं वो कहते हैं गाँव चौंग कुछ भी हो जाए वन केसिंग ने जो भी तुम्हें काम दिया है वो तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। जल्द से जल्द पता करो कि लड़का कौन है जिसके बारे में वन जानना चाहता है। ऑब्वियसली अभी गाँव चौंग को समझ में आ ही गया था कि जो अपने जैनरी है उन्होंने बातें सुन ही ली हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे पर उन्हें अंदर ही अंदर डर लग रहा था क्योंकि उन्हें पता है कि अब
जैनरियो उनसे क्या कहने वाले हैं। अभी जो जैनरियो थे वो कहते हैं, और हाँ, तुम्हें एक और काम करना है। अभी जो अपने जैनरियो थे उनकी बात पर गाओचंग अपनी आंखें बंद करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कहने वाले हैं। अभी जैनरियो कहते हैं, तुम्हें उस लड़के का पता करना होगा और उसके साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता करना है कि वैन केसिंग की लाइफ में कौन है। मैं उस समय का इंतज़ार नहीं कर सकता कि तुम वैन को बताओ कि ये विक्टर कौन है और उसके बाद वो तुम्हें बताए कि उसकी लाइफ में कौन है। इतना समय और इतना संयम नहीं है मेरे पास। तुम्हें पता करना होगा कि वैन की लाइफ में कौन है। अभी जो गाओचंग होते हैं वो कहते हैं, सर पर मैं कैसे। अभी वो इतना ही बोलते हैं क्योंकि वो नहीं बताना चाहते अपने और वैन के बीच की बात, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा ना, और ये तो वैन के साथ धोखा होगा। लेकिन वो अपने जैनरियो को मना भी नहीं कर सकते, तो वो बस उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। अभी जैनरियो कहते हैं, गाओचंग तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। मुझे वैन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो किससे प्यार करता है, ओके। और तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। अभी गाओचंग एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं, फाइन सर। और ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अभी जो जैनरियो होते हैं वो रखते हैं और तभी उनकी नज़र गेट की तरफ जाती है जहाँ पर वैन केसिंग खड़ा होता है अपनी आर्म्स फोल्ड करके, और एक जो बिटर स्माइल होती है वो उसके चेहरे पर होती है। अभी जैनरियो वैन को वहाँ देखकर नेचुरली हैरान हुए थे और वो समझ भी गए थे कि वैन केसिंग ने उनकी बातें सुन ली हैं। अभी जैनरियो कुछ भी नहीं बोलते हैं। अभी वैन केसिंग अपने आर्म्स जो उसने फोल्ड करके रखी थी उन्हें नीचे करता है शिथिल करके एकदम, और फिर धीरे धीरे चल कर आता है और जैनरियो के सामने के खड़ा हो जाता है और उन्हें घूर करके देख रहा होता है। लाइक वो ऐसे नहीं कि मतलब एकदम से गुस्से वाला घूरना, वो बस उन्हें ऐसे देख रहा था कि जैनरियो खुद ही अनकम्फर्टेबल हो जाए, वो इस तरह से उन्हें देख रहा था। अभी जैनरियो उसे देखते हैं और कहते हैं, इज़ समथिंग रॉन्ग बेटा। अभी वैन उन्हें देख के हल्के से हंसता है बेटर वाली लाइफ और कहता है, आपको खाने के लिए बुलाने आया था। वो आंटी ने चैंगलिंग से कहा था, चैंगलिंग ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं यहाँ पे आ गया, और अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे पता तो चला कि मेरे पापा को मेरी लाइफ में कितनी दखलंदाजी करने का शौक़ है। अभी जैनरियो कहते हैं, माइंड योर वर्ड्स वैन केसिंग, माइंड योर वर्ड्स। तुम बेटे हो मेरे, क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मेरे बेटे की लाइफ में क्या चल रहा है ये जान सकूं। अभी वैन कहता है, अधिकार अधिकार, कितना भारी शब्द है ना ये, अधिकार। यही जताना आता है ना आपको। मामा पे भी आप यही जताते थे, मुझ पर भी जताते हैं, पर इसके साथ साथ ना एक और शब्द जुड़ता है जिसे कहते हैं कर्तव्य, फ़र्ज़। वो आपको पता है क्या होता है? जिस रिश्ते का आज आप मुझे हवाला दे रहे हैं उसका कौन सा फ़र्ज़ निभाया है आपने। अभी जो जैनरियो होते हैं कहते हैं, फ़ैन तमीज़ से बात करो मुझसे, ये मत भूलो कि मैं बाप हूँ तुम्हारा और तुम बेटे हो मेरे, समझ में आया। अभी फ़ैन थोड़ा पीछे हटता है और कहता है, अरे मैं तो चाह कर भी ये चीज़ नहीं भूल सकता। ये तो वो हादसा है जो मुझे हर दिन, हर पल, हर सेकंड याद रहता है। मैं चाह कर भी इसे भूल नहीं पाता कि आप मेरे बाप हैं, और ये सच में एक हादसा ही है, एक ट्रू एक्सीडेंट। वरना आप जो अपनी पत्नी के पति नहीं बन पाए वो मेरे पिता क्या बनेंगे। अभी जो अपने जैनरियो होते हैं वो कहते हैं, फ़ैन मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, मुझसे इस तरह से बात तुम नहीं कर सकते। अभी जो वैन होता है वो उनके एक कदम करीब आता है और कहता है, मैं भी आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। बट खैर, आपने गाओचंग अंकल को इतना परेशान कर ही दिया है तो आपकी परेशानी मैं दूर किए देता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैंसिल करवाया है। सब आपकी वजह से ये सब हो पाया, तो उसके लिए मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, और इससे गाओचंग अंकल को भी आपकी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो
ध्यान से सुनिए। आपको मेरे लव अफेयर्स के बारे में जानना था ना, तो सुन लीजिए। मुझे प्यार हो गया है जीशु नाम के एक लड़के से। साओ जीशु मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, मेरा जूनियर है। अभी जो अपने सैलरी होते हैं उनका तो चेहरा ही सफ़ेद पड़ जाता है। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने? अभी मैंने किसी ने सस्ता और कहता है, ओके आई रिपीट, मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ। अभी सैलरी को गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? मेरे बिजनेस का उत्तराधिकारी, इस बिजनेस का वारिस एक लड़के से प्यार करता है, एक लड़के से। अभी वो इतना ही बोलते हैं और कहते हैं, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब तुम सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए कर रहे हो? अभी जवान होता है, वो अपने फादर को देखता रहता है, फिर हंसता है हल्के से और कहता है, पापा ये सब जो आप कह रहे हैं ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ना आप इम्पोर्टेंट है, ना आपका बिजनेस, ना आपका नाम, ना शोहरत, कुछ नहीं। क्योंकि इन चीज़ों की जिनकी आप मुझे दुहाई दे रहे हैं उनकी वजह से मैंने अपनी माँ खोई है। तो इन चीज़ों का मेरी नज़रों में रत्ती भर का मोल नहीं है। जिनका मोल नहीं है उनके लिए मैं अपना समय और एफर्ट्स, फीलिंग्स बर्बाद नहीं करूँगा। मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूँ जो आपके लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए इतनी घटिया हरकत करूँगा। मैं जीशु से सच में प्यार करता हूँ और मुझे आपके इस बिज़नेस में, इस नाम पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका बिज़नेस है और आपके बाद जंगलिंग का होगा। और अगर वो भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा तो आपके बिज़नेस का जो करना है वो आप ही जानेंगे, क्योंकि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी वही कहकर थोड़ा सा अपने फादर के करीब आता है और उनकी आंखों में आंख डाल के कहता है, और एक बात याद रखिएगा पापा, एक बार आपकी वजह से मैंने अपनी माँ खोई है। अगर आपने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की, अगर आपने इस इशू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, तो एक बात याद रखिएगा, बेटा मैं आपका ही हूँ। जिद मेरे अंदर भी उतनी ही है जितनी आपके अंदर है। 15 साल पहले जैसे आपने उमंग आंटी से शादी करने के लिए कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, वैसे मैं भी इस इशू को पाने के लिए कुछ नहीं देखूँगा, कुछ नहीं सोचूँगा। तो बेहतर होगा आप मेरे रास्ते में ना आए। मैं एक बार आपकी वजह से अपनी माँ खो चुका हूँ, दोबारा इस इशू को नहीं खो सकता। अभी जो सैलरी होते हैं वो अपनी बहन का कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा है, वो जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट, कांट यू अंडरस्टैंड? अभी मैंने उनका जो हाथ था वो अपने कॉलर से हटाता है और कहता है, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था जो आपने किया। आप चाहते तो उन्हें जस्टिस दिला सकते थे, आप चाहते तो उनका इलाज करवा सकते थे, आप चाहते तो मेरी माँ को बचा सकते थे, उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा दिला सकते थे, पर आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको मेरी माँ से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। तो अब इस इज़्ज़त का ढिंढोरा मेरे सामने मत पीटिए। बस एक हफ्ते की बात है, थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा, फिर ना मुझे आप देखेंगे और ना ही मेरी वजह से आपको कोई दिक्कत होगी। अभी ये बोलकर पलटता है, तभी वो दोनों ही देखते हैं कि वहाँ पर जो फुमोंग है वो खड़े हैं और चैंगलिंग खड़ा है। अभी फुमोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो काफ़ी हर्ट भी होती है, एंड चैंगलिंग भी बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि वो क्या सोच रहा था और क्या हो रहा है। लाइक वो वैन को इसलिए लेकर आया था कि यहाँ थोड़ा माहौल अच्छा हो सके, एंड यहाँ तो हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अभी जो वेर होता है वो फुमोंग की तरफ देखता है और फिर चैंगलिंग की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अभी चैंगलिंग उन दोनों को देखता है, लाइक अपनी मम्मा को देखता है और फादर को देखता है। अभी सैंड्रो कहते हैं, चैंगलिंग अपने कमरे में जाओ। अभी जो चैंगलिंग होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है। अभी
फुमोंग सैंड्रो को देखती है और उनके पास आती है और कहती है, वैन किसी लड़के से प्यार करता है। अभी सैंड्रो उन्हें देखते हैं, फिर हल्का सा सर नीचे करते हैं और हाँ में सर लाता है। अभी जो फुमोंग होती है वो सैंड्रो के दोनों शोल्डर को पकड़ती है और कहती है, सैन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? इस नाम शोहरत के चक्कर में क्यों अपनी फैमिली को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं आप? क्यों? अभी जो सैंड्रो होते हैं वो फुमोंग को देखते हैं और कहते हैं, फुमोंग आपको भी ये सब, आपको भी मैं ही गलत लग रहा हूँ। अभी फुमोंग कहते हैं क्योंकि आप हैं गलत, वही गलती दोबारा कर रहे हैं जो आपने पहले की थी। पहले आपने अपनी पत्नी को खोया था और आप आज अपने बेटे को खोने की कगार पे हैं। अभी जो सैंड्रो होते हुए कहते हैं, तो आप क्या चाहती हैं? मैं उसके इस अजीब से रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लूँ? मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरे बेटे को लड़का पसंद है? कम ऑन। अभी फुमोंग कहती है, सैन ये किस सदी में जी रहे हैं आप? हाँ, किस सदी में? इतने बड़े बिजनेसमैन होकर ऐसी सोच रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ज़माना कहाँ से कहाँ बढ़ गया है और आप अभी भी वहीं अटके हैं। लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता? गॉड, सैन समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये इतनी बड़ी बात है भी नहीं। अगर फैन किसी लड़के से प्यार करता भी है तो आपको तो खुश रहना चाहिए कि एटलीस्ट उसकी लाइफ में कोई आया तो सही है। आपका लड़का जितना ब्रोकन था, कम से कम अब संभलने तो लगा है। आपने देखा नहीं था कैसे आज वो चकनी के साथ खेल रहा था? देखा नहीं आपने? क्या चाहते हैं आप? अपने बेटे को उसी उदासी में खेलना चाहते हैं ना? अभी जो सैंड्रो होते हैं वो कहते हैं, फुमोंग आप समझ नहीं रही हैं। अभी फुमोंग कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं सैन, आप नहीं समझ रहे हैं। ना वैन कल गलत था, ना वैन आज गलत है। आप माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि अगर आपने उस दिन म्यान को हॉस्पिटल भेज दिया होता तो आज म्यान जिंदा होती। आज हम सबकी ज़िंदगी इस तरह से उलझी हुई ना होती। मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह नहीं होता। आज म्यान जिंदा होती, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं होता। अभी ऐसे बोलकर वो बहुत ज़्यादा पान पे रोने लग जाती हैं। एंड सैंड्रो भी फिर उनसे बहस नहीं करते, वो फुमोंग को हक कर लेते हैं और फुमोंग उन्हें पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। अभी इन सब चीज़ों से ये तो पता चल ही गया था कि पास्ट में कुछ बहुत ज़्यादा भयानक हुआ था। अभी जो सैंड्रो होते हैं वो बस उन्हें कंसोल कर रहे होते हैं और फुमोंग बस रोए जा रही होती हैं। अभी यहाँ से हमें वैन कैसिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आया होता है एंड उसने अपने रूम को लॉक कर लिया होता है एंड वो जो खिड़की थी उसके पास आके खड़ा हो गया होता है एंड वो भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि अभी जो भी कुछ हुआ था उससे एक तो उसका मूड ख़राब हुआ ही था, उसकी बहस अपने फादर से हुई थी जिन्हें वो कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, उनके सामने पढ़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि उनको जब भी वो देखता है तो उसे अपनी माँ का चेहरा याद आता है जो उसने आखिरी बार देखा था। और मैंने इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड भी हुआ था क्योंकि अपनी माँ का ये जो पास्ट का सिनेरियो था वो उसके सामने आ गया था। लाइक वो सब कुछ चीज़ें उसे क्लियरली याद आ रही थी जो कि अभी फ़िलहाल उसे याद नहीं आ रही थी। अभी तो उसका मूड अच्छा ही था ना, तो अब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था एंड उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो अभी यहाँ पर ये मसला हुआ क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हमें वैन कैसिंग के पास्ट में जाना पड़ेगा कि लाइक ऐसा भी क्या हुआ है कि वैन कैसिंग का ऐसा हाल हो रखा है, उसे नाइटमेयर्स आते हैं, उसका रिश्ते उसकी फैमिली से इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो उसके लिए तो हमें वैन कैसिंग के पास्ट में जाना पड़ेगा। तो हुआ ये था, जब वैन कैसिंग 8 साल का था तो जो फुमोंग थी वो अपनी गुमयान की सहेली थी एंड जो अपनी गुमयान एंड सैंड्रो थे ये काफ़ी अच्छे कपल थे। लाइक इनकी लव मैरिज शादी हुई थी, दोनों अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका एक बेटा था वैन कैसिंग जिन्हें उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन वैन जो था वो बिगड़ा हुआ नहीं था।
तब वेंकीसिंह बहुत ज़्यादा डिसेंट लड़का था, क्योंकि कुंभलयान उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पालती थी। हालांकि सैंड्रो उसे थोड़ा बिगाड़ देते थे, क्योंकि उनका इकलौता लड़का था वो, एंड बहुत ही ज़्यादा मान मन्नत के बाद पैदा हुआ था। लेकिन कुंभलयान हमेशा उसे संभाल के रखती थी। एंड वेंकीसिंह अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच था, अपने फादर से उतना नहीं अटैच था, क्योंकि वो ऑब्वियसली काम करते थे। एंड जो अपनी कुंभलयान थी वो बड़े घर से ज़रूर थी, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन वो जब वेंकीसिंह पैदा हो गया था तो उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, वरना पहले वो ऑफिस जाया करती थी। फिर उन्होंने वेन को ही अपना सारा टाइम दिया था, तो वेंकीसिंह से बहुत अटैच था। वो सच में अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अभी एक दिन ऐसा होता है कि जो अपनी कुंभलयान थी उसके यहाँ वो मंगाई थी, एंड उस दिन वेंकीसिंह की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, लाइक उसे वायरल हो गया था, तो उसे थोड़ा फीवर भी था। तो कुंभलयान जो कि वेंकीसिंह के पास बैठी हुई थी, तो फूमोंग भी वेन से बहुत प्यार करती थी, लाइक उसकी सहेली का बेटा था, एंड वो उस समय अनमैरिड थी, तो वो बहुत प्यार करती थी वेंकीसिंह से। तो वो कुंभलयान से कहती है कि म्यान तुम मेरे घर चलो आज रात को, मम्मी पापा वैसे भी बाहर गए हैं कंट्री से, एंड मैं घर पे अकेली हूँ, तो हम 3 लोग वहाँ पे रहेंगे, साथ में मस्ती करेंगे। एंड उस रात को जो अपने सैंड्रो थे वो घर आने नहीं वाले थे, वो बाहर गए हुए थे काम से, एंड एक रात के लिए ही गए थे, उन्हें सुबह आ जाना था, पर इस रात को वो नहीं रहने वाले थे। तो कुंभलयान तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि वेन की तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो उन्हें कैसे कैसे करके मना ही कर लेती हैं कि वेंकीसिंह को अच्छा लगेगा, वो लोग बहुत मस्ती करेंगे, एंड वो वेन को भी बहुत कन्विंस करती है। तो छोटे से जान था, वो मान जाता है, एंड उमंग का कोई गलत इरादा था भी नहीं, उसका ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस वेन को चेयर अप करना चाहती थी। एंड इसीलिए वो तीनों लोग फिर जो अपनी उमंग थी उसके घर आ गए होते हैं। अभी होता है ऐसा है कि जो अपनी उमंग थी उसका कज़न था, वो कनाडा जा रहा था उसी रात के 11:30 बजे। तो ये बात उमंग ने बता दी थी अपने कुंभलयान को कि वो रात को थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी, एंड अपने जो उसका कज़न है उसे सी ऑफ करके वापस चली आएगी। तब तक वो दोनों घर पे रुके, एंड उसके बाद वो लोग साथ में बैठ के कोई मूवी वूवी देख लेंगे। तो कुंभलयान इस चीज़ के लिए एग्री कर गई थी। तो अभी जो अपनी उमंग थी वो चली जाती है अपने कज़न को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट, एंड घर पे कुंभलयान एंड वेन रहते हैं। अभी ऐसा था ना कि यूथ तो उस सोसाइटी में भी जो वॉचमैन था वो रहते थे, एंड उनके घर पे भी था वॉचमैन, पर इस समय वॉचमैन की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 2 दिन से वो जो उसकी लीव थी सिक लीव उस पे ही था, तो घर पे ऐसे वॉचमैन नहीं था। लेकिन ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी में तो वैसे भी सिक्योरिटी थी ही, तो वो लोग घर पे आराम से थे। अभी ऐसा होता है ना कि सोसाइटी का ही कोई ऐसा इंसान था, लाइक ड्राइवर टाइप का, जिसे पता था कि इस दिन यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है, लाइक जो घर में माँ बाप हैं वो नहीं रहेंगे और खाली लड़की ही रहने वाली है घर पे। लेकिन फूमोंग तो उस समय घर पे थी नहीं, एंड उस इंसान को ये नहीं पता था कि घर पे कुंभलयान है एंड एक छोटा बच्चा भी है। तो वो इंसान जो वहाँ पे एक कार का ड्राइवर था, वो और उसके कुछ दोस्त उस घर में चोरी करने के लिए आते हैं, एंड कुंभलयान को तो ऑब्वियसली इसका आइडिया नहीं था। वो एंड वेंकीसिंह जो वहाँ पर लिविंग रूम था वहाँ पर मूवी देख रहे होते हैं, एंड ये जो चोर थे ये जो ऑब्वियसली उस ड्राइवर के दोस्त थे, वो ड्राइवर का घर इस साइड में पास में नहीं था, उसे बस पता था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन है, घर में पेरेंट्स नहीं रहेंगे और लड़की थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगी एयरपोर्ट, मतलब उसे इतना तो पता ही था यहाँ पे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि घर में लोग रहने वाले हैं। तो वो लोग चोरी करने के लिए आते हैं, पर जब देखते हैं कि मतलब वहाँ पर एक औरत बैठी एक बच्चा बैठा है, तो एकदम से वो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से घर में तो कोई रहना नहीं चाहिए था। और एक तो वो लोग पीछे वाले गेट से आए थे, आगे वाले गेट से वो आए नहीं थे, एंड आगे वाला गेट से अगर आते भी तो भी ताला लगा रहता, तो उन्हें यही लगता कि घर में कोई है नहीं, क्योंकि वो ताला लगा कर ही गई थी बाहर से। अभी उनमें से एक इंसान कहता है ये घर में माँ और बच्चा कहाँ से आ गए,
ये तो प्लान में नहीं था। अभी उनमें से एक लड़का कहता है प्लान में था कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अब यहाँ पे आए हैं तो खाली हाथ हम नहीं जा सकते। अभी उनमें से तीसरा इंसान जो था वो कहता है अबे पागल हो गया है क्या, देख बच्चा औरत है, अगर इनके सामने चोरी करेंगे तो ये तो हमें आरती उतार के जाने देगी ना। अभी वो ऐसे बात कर रहे होते हैं एंड वो साइड में खड़े होते हैं, तभी उनके जो एक लड़का था उसके पास से जो बाज था वो गिर जाता है। अभी म्यान एकदम से पलटते तो उनमें से एक इंसान के हाथ में फ़ोन था, वो फ़ोन चमकता है तो वो फ़ोन देख लेती है और उसके साथ साथ जो हाथ था वो भी देख लेती है। वो एकदम से उठती है और कहती है कौन है वहाँ पे। अभी वैन भी जो था जो टीवी देख रहा था वो भी उस तरफ देखता है। अभी वो उठती है और लड़के सब एकदम से घबरा जाते हैं। अभी जो म्यान होते हैं वो उस तरफ बढ़ने लग जाती है और कहती है मैंने पूछा कौन है वहाँ पे, सामने आओ अभी ही। अभी वैन जो था वो भी उठ के उस तरफ आ रहा होता है। अभी जो म्यान थी वो कटती है, कहती है वैन पीछे हटो, जाओ अपने रूम में जाओ। अभी वैन कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। अभी म्यान कहती है मैंने कहा ना अंदर जाओ। अभी वैन कहता है मैंने भी कहा मैं नहीं जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। अभी जो म्यान थी वो उनको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करती है, उस तरह देखती है, कहती है सुनाई नहीं पड़ा क्या, मैंने कहा बाहर आओ सबके सब। अभी जो लड़के थे वो एकदम से बाहर जाते हैं। अभी मैं उन लोगों को देखती है, उनके हाथों में एक बैग था और एक हाथ में चाकू थी। ऐसे ही वो चाकू बस फॉर्मेलिटी के लिए आए थे कि ज़रूरत पड़ जाए तो कभी कोई चीज़ खोलनी हो काटनी हो तो उसके लिए। अभी जो फोंग थे वो समझ जाती है कि मतलब ये चोर है। अभी फोंग कहती है लुक ये मेरा घर नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते, भलाई इसी में कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, ठीक है। अभी उनमें से जो चौथा लड़का था वो म्यान को बहुत ही गंदी तरह से दिख रहा था ऊपर से नीचे तक। अभी जो म्यान थी वो उसको देखती है और कहती है सुना नहीं पड़ा तुम लोगों को, जाओ यहाँ से, वरना मैं भी जो पहला वाला लड़का था वो कहता शोर मचाऊंगी, है ना, मचाओ शोर मचाओ। अभी जो म्यान थी वो कहती है मैंने कहा जाओ यहाँ से, समझे। अभी जो म्यान थे वो जो उसके पास पीछे वो रखा था ना लैम्प, वो उठाने वाले होते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का उसे पकड़ लेता है, मतलब म्यान के हाथ को। म्यान अपना हाथ छुड़ा ही रही होती है। अभी वैन जो था वो भी उसके हाथ को छुड़ा रहा होता है और वो लिटरली उसके हाथ को काट ही लेता है। नहीं बच्चे दांत से काटते हैं तो ऐसे काट लेता है, तो वो उसे धकेल लेता है और वैन ज़मीन पे गिरता है। तभी जो म्यान थी उसकी तरफ देखती है और कहती वैन वैन भागो अपने रूम में। अभी वैन जो होता है कहता है नहीं मम्मा, और ये बोलकर वो वापस उस इंसान के पास आता है। अभी तभी जो लड़का था जो म्यान को पकड़े था वो कहता है पकड़ इसको, बहुत पे चलते हैं इसके। अभी उनमें से एक लड़का वैन को पकड़ लेता है। अभी वैन चिल्ला रहा होता है तो वो उसका मुंह भी बंद कर देता है। अभी जो म्यान थी वो चिल्ला रही होती है, तभी जो एक तीसरा लड़का था वो आकर उसका मुंह बंद करता है और जो एक चौथा वाला लड़का था वो जाता है वहाँ पे चोरी करने के लिए बैग लेकर। जो मास्टर बेडरूम था ऑब्वियसली पैसे वहीं पे होने हैं, कोई भी कॉमन सेंस लगा लेगा, तो वहाँ पे जाता है चोरी करने के लिए। अभी जो म्यान थी बहुत ही अपने आप को छुड़ा रही होती है पर वो इंसान को छोड़ नहीं रहा होता है, और अब तो लोगों ने और भी ज़्यादा कस के उसे पकड़ लिया होता है। अभी जो वैन था वो भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर ऑब्वियसली लड़के की ताकत में और बच्चे की ताकत में बहुत फ़र्क होता है, और अब तो वो अपने जो दांत थे उससे काट भी नहीं पा रहा था। वो लोगों ने इस तरह से उसका मुंह बंद कर रखा था, लाइक मुंह भी बंद कर रखा था और नाक भी बंद कर रखी थी, उसको सांस भी नहीं आ रही थी। अब अभी उसकी आंखों से तो आंसू निकलने रुक जा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब सांस नहीं आएगी तो आंसू तो निकलेंगे ही ना। अभी म्यान उनको देखती है और उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तुम जो करना मेरे साथ करो, पर प्लीज़ उसे छोड़ दो। अभी वो जो पहले वाला लड़का था वो कहता है क्यों, अभी तो बहुत तेवर दिखा रही थी। अभी जो वैन था वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यार बहुत खतरे में फंस गए वो लोग, लेकिन वो नहीं छुड़ा पा रहा था।
अभी जो फुमोंग थी वो वैन को देखती है और फिर उस इंसान के पैर पे लात मारती है, लाइक जो घुटना तो घुटने पे लात मारती है एंड उसने हील पहनी हुई थी। तो जो अपनी मियाँ थी वो उस आदमी के हाथ से छूट जाती है एंड उसने हाथ पकड़ा तो एकदम से हाथ छूटा तो उसने उसको एक मुक्का मारा एंड अपना जो दूसरा इंसान उसे पकड़ा था उससे भी अपना को छुड़ा लिया था और वैन की तरफ भागती है और उस इंसान को भी पंच मारती है तो वैन फ्री हो जाता है। अभी वो वैन को पकड़ती है और कहती है फिर आप ठीक हो? हाँ, आप ठीक हो ना? अभी वैन हमें से लाता है। अभी वो लोग मियाँ और वैन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो मियाँ पलटती है और फिर जो मियाँ थी वो लोगों से लड़ने लग जाती है और वैन से कहती है कि वो जाए यहाँ से, पर वैन जा ही नहीं रहा होता है। वैन को भी जो मिल रहा था वो उठा उठा के उन लोगों को मार रहा था, लाइक कोई भी सामान उसके हाथ लग रहा था। तो जो एक लड़का था वो कहता है थर्ड वाला, यार इसको पकड़ वरना आज मैं इस लड़की को मारूँ ना मारूँ ये लड़का मेरे हाथ से मरेगा, ये चाकू इसके अंदर ही आर पार कर दूँगा। अभी मियान जो इंसान वैन की तरफ बढ़ा था वो उसकी तरफ जाती है और उसको पैरों से मारती है पेट पे किक और उससे पंच मारती है, लेकिन तब तक वो दोनों लड़के उसके पास जाते हैं एंड वो उनको पकड़ लेते हैं एंड फिर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है पर एक जो लड़का था जिससे उसने किक मारी थी वो वैन को पकड़ लेता है और अभी दोनों लड़के कहते हैं बहुत होशियारी करी ना, अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि जो ताकत है ना ये तुम औरतों में कितनी कम और हम मर्दों में कितनी ज़्यादा होती है। अभी जो वैन था वो उस इंसान से अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो मम्मा को छोड़ो। और अभी ये वही सीन है जिसका उस दिन से नाइटमेयर आया था अपने बहन को। अभी जो दोनों लोग थे उनसे अपनी मियाँ छोड़ने की कोशिश कर रही थी तो वो लोग उसे कस के धक्का देते हैं जिससे उसका सर जो टेबल थी उससे लड़ जाता है और वो गिर जाती है वहाँ पे, पर वो होश में रहती है, एकदम अनकॉन्शियस नहीं होती, वो होश में रहती है। अभी जो वैन था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो एकदम से चिल्लाता है और अपनी मम्मा की तरफ आने की कोशिश करता है पर वो इंसान से पकड़ लेता है, वो भी उसकी गर्दन से पकड़े था, लाइक ऐसे नहीं गर्दन में घुमा के हाथ रखते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहुत मम्मा के पास जाने का शौक है ना, बहुत प्यार है ना अपनी मम्मा से, अब देख तू तेरी मम्मा के साथ हम क्या करते हैं, बहुत होशियार बनती ना तेरी माँ, अब देखना निकालते हैं उसकी सारी होशियारी। अभी जो वो दो लड़के थे वो अपनी म्यान तो गिर गए थे उसके पास आते हैं और जो दोनों लड़के थे उनमें से एक लड़का उसके टॉप पर आता है उस लड़की के, लाइक अपनी म्यान के, एंड वो दोनों ही लाइक लिटरली में म्यान जो थी वो उसके सर से खून निकला तो उसे चक्कर भी आ रहा था पर उसे ये पता था उसके साथ क्या हो रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रही थी और जो थोड़ा बहुत मूव करने की कोशिश कर रही थी उसे भी वो लोग रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे थे वो लड़के। और वो दोनों ही लड़के एक एक करके अपने म्यान के साथ रेप करते हैं एक एक करके एंड जो ये सब हो रहा था इवन के सामने हुआ था। फिर जब वो लोग उसे रेप कर लेते हैं तो वो लड़का वैन को छोड़ देता है। वैन जब अपनी मम्मा की तरफ आने वाला होता है तब तो वो लड़के उन्हें रोक लेते हैं वो दोनों लड़के एंड वो इंसान रेप करता है फिर अपनी मैन के साथ। फिर लड़का जो चोरी करने गया था वो वापस आता है एंड वो ये सब देखता है तो वो भी फिर अपनी मैन के साथ रेप करता है, लाइक 4 लोग उसके साथ रेप करते हैं एंड जो म्यान थी म्यान की हालत ख़राब हो गई होती है एंड फिर वो लोग लूट मार करके चले जाते हैं एंड वैन सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहाँ पर जो अपनी म्यान थी म्यान को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन म्यान तब तक अनकॉन्शियस हो चुकी थी। तब तक फुमोंग भी वहाँ पे आ जाती है एंड ये सब देखकर वो बहुत घबरा गई होती है। अभी वो जो जैनरी थे उन्हें कॉल करती है और उन्हें वो सब सच बता देती है। सैंडी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, वो एकदम ही डिवास्टेड हो जाते हैं और वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपने म्यान को अटेंड करें एंड वो उनकी प्राइवेट क्लिनिक पे लेकर जाए, हॉस्पिटल नहीं। अभी जो फिर जैंडी थे वो उमंग से ये भी कहते हैं कि वो पुलिस को कॉल ना करे और वो कंफ्यूज थे कि क्यों इतना बड़ा कांड हो गया है, पुलिस को कॉल क्यों ना करे।
लेकिन अभी सैंड्रो कहते हैं कि आप पुलिस को कॉल मत कीजिएगा, आपको जो नुकसान हो वो मैं पे कर दूँगा, लेकिन आप कॉल मत कीजिए, आई बेग यू। तो अभी इस सिचुएशन में वो बहस नहीं करना चाहती थी, वो पुलिस को कॉल नहीं करती है। एंड जो सैंड्रो के दोस्त थे वो वहाँ पे आते हैं एंड फिर अपने म्यान का ट्रीटमेंट होता है। ऑब्वियसली वो कंफर्म करते हैं कि रेप हुआ है। एंड व्हेन केसिंग वो बिल्कुल ही डिवास्टेड सिचुएशन में था। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था वहाँ पे, अपनी माँ के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन उस हादसे के बाद मियान का भी होश आए ही नहीं। लाइक वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। जो कुछ भी हुआ इस रेप की वजह से वो एकदम ही मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। वो कभी भी मोस्टली तो एकदम से चुप रहती और कभी उनके कोई करीब आता तो वो एकदम ही अग्रेसिव हो जाती। वो उस इंसान को हार्म करने की कोशिश करती। कुछ भी आस-पास होता तो वो उसे हार्म करना चाहती। फिर चाहे वो कोई भी हो, वो वेन हो, ज़ैनरियो हो, वो डॉक्टर हो, उसकी नर्सेस हो पर्सनल वाली, फुमा हो, कोई भी, वो कभी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। वेन केसिंग रोता उनके सामने, बहुत रोता, लेकिन उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सच में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और जो उमंग थी वो उस समय वेन को हैंडल कर रही थी। पर वेन केसिंग के मन में फुमोंग को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि अगर फुमोंग उस दिन उन्हें लेकर नहीं जाती अपने घर तो जो उसकी मम्मा थी उनकी आज ऐसी हालत नहीं होती। तो उसके अंदर बहुत गुस्सा था फुमोंग को लेकर, क्योंकि अगर वो वहाँ पे नहीं होती लाइक म्यान, तो फुमोंग तो वैसे भी घर पे नहीं थी। वो लोग आते, चोरी करके चले जाते, किसी को हार्म नहीं होता, उसकी माँ सुरक्षित होती, क्योंकि चोरी तो वैसे भी हो गई है। लेकिन अगर फुमोंग उस दिन वहाँ पर नहीं लेके गई होती म्यान और वैन को तो सब सही होता। फुमोंग ने ही ज़िद की थी वहाँ घर जाने के लिए, हालांकि वो बात अलग थी कि उसे पता नहीं था। तो वैन के सिंह और कुमिन म्यान दोनों ही अभी अपने सही स्टेट पे नहीं थे। वैन के सिंह जो कि बस रोता रहा था अपनी माँ के लिए, एंड जिसकी माँ थी तो अपना मेंटली संतुलन खो चुकी थी। एक रात जब अपने जो म्यान थी उसके पास फुमोंग जाती है उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो जो थी वो अग्रेशन में आ जाती है। लाइक वो बहुत ट्राई करती है कि वो अपने म्यान को हैंडल करे, पर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई होती है। एंड फिर कैसे वहाँ पे आ गया था अपनी माँ की आवाज़ सुनकर, एंड जब उसे पता लगा कि फुमोंग वहाँ पे है तो ऐसा नहीं था कि उसे फुमोंग से खतरा फील हो रहा था, बस अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वहाँ पे आ गया था। एंड सैंड्रो उस समय वहाँ पे नहीं थे, मतलब वो आ गए थे लेकिन उस समय वहाँ पे नहीं थे। वो इस समय तो अपनी जो म्यान थी उसके साथ ही घर में रहते थे। लाइक वो लोग घर पे ही थे इस समय। जो अपने सैंड्रो थे उन्होंने अपनी इज़्ज़त के कारण ना तो कोई कंप्लेन की थी, ना उन लोगों के खिलाफ़ कुछ भी कार्यवाही हुई। एंड जो पुलिस जो हॉस्पिटल वाला केस था, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इलाज जो हुआ था वो उनके प्राइवेट क्लिनिक में हुआ था, जो उनके दोस्त थे। तो बात बाहर नहीं गई थी क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी। तो ऐसा हुआ था कि ना तो उन्हें कोई मेंटली जो साइकियाट्रिस्ट होता है उससे दिखाया गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बात बाहर जाए। तो इसीलिए वो घर में उन्हें ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह वो ठीक हो जाए, ये उम्मीद करते हुए कि समय के साथ साथ वो ठीक हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ सीन ऐसा हुआ था कि फुमोंग जो थी वो म्यान को खाना देने गई थी, पर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी एंड वो फुमोंग का गला दबा रही थी। एंड वो बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी पर वो नहीं मान रही थी। एंड वेन केसिंग वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वेन केसिंग जो उनके पास आता है अपने म्यान को रोकने के लिए, तो म्यान जो थी पहले वैन को धक्का देती है और फिर वापस भी जो अपनी फुमोंग थी फुमोंग का गला दबाने लग जाती है। एंड जो फुमोंग थी वो सेल्फ डिफेंस में अपने म्यान को धक्का देती बहुत तेज़ से, एंड वो दीवार से लड़ जाती है जिससे उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था एंड उनके मौके पर ही मौत हो गई थी। एंड ये सब कुछ गलती से हुआ था सेल्फ डिफेंस में, लेकिन अब
जो अपनी फूमों के हाथों जो अपनी मैन थी वो मर गई थी। एंड वो बहुत ज़्यादा सदमे में चली गई थी। वैन केसिंग बहुत सदमे में चला गया था। सैंड्रो वहाँ पर आया, फूमों ने उन्हें सारी बात बताई एंड सैंड्रो ये चीज़ समझ रहे थे कि वो उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। एंड वैन केसिंग ने भी सब कुछ देखा था, लेकिन स्टिल उसके दिमाग में बात बैठी थी कि फूमों की वजह से ही सब कुछ हुआ है। फूमों ने उसकी माँ को मार दिया, फूमों की वजह से वो लोग वहाँ पे गए, उसकी माँ के हाथ ऐसे हाथ हो गए। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत नफ़रत भर गई थी। ऊपर से उसके फादर ने कुछ किया भी नहीं था उन लोगों के लिए, लाइक जो क्रिमिनल्स थे उनके लिए भी उसने कुछ नहीं किया था। तो वैन को इस बात का अपने फादर के लिए बहुत गुस्सा था, और इतना तो उसे भी पता था कि ऐसे केसेस में पेशेंट को थेरेपी की ज़रूरत होती है। हमें कोई थेरेपी भी नहीं मिली क्योंकि बाहर जाती कोई केस कुछ नहीं हुआ। तो उसे अपने फादर से भी बहुत गुस्सा था, पर उसे फूमोंग से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अभी उसकी मॉम की बनी बात, वैन केसिंग अकेला ही हो गया था, वो अकेले ही मोस्टली सारा टाइम बिताता था। तो फूमोंग उसका ख्याल रखती थी, वैन केसिंग उससे बात नहीं करता था, उनसे रूड बिहेव करता था, जिस पर सैंड्रो उसे डांटते भी थे क्योंकि फूमोंग तो वैन की केयर ही करने की कोशिश कर रही थी। पर वो बच्चा, उसकी खुद की मेंटल हेल्थ कैसी ही होगी जिसकी माँ मर गई है। तो अभी फूमोंग जो थी वो कैसे न कैसे वैन का ख्याल रखती थी। तो अभी जो फूमोंग की परिवार वाले थे वो लोग एंड आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार सब अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे क्योंकि सैंड्रो भी घर पे अकेले रहते थे एंड फूमोंग का घर पे इतना रहना उन लोगों को सही नहीं लग रहा था। लोग बातें बना रहे थे। तो फूमोंग की फैमिली वालों ने एंड सैंड्रो की फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि उनकी शादी करा दी जाए। एंड जो सैंड्रो थे वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो सेल्फिश थे, उनको अपनी रेपुटेशन प्यारी थी, पर वो फूमोंग से शादी नहीं करना चाहते थे। वो गुमनान की जगह किसी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली वाले समझा रहे थे उन्हें कि अब वैन को एक वहाँ की ज़रूरत तो है ना, कोई भी कल को इस तरह से वैन तो रह नहीं सकता, कोई भी बात आएगी ही आएगी, आपको आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी। इवेंचुअली आप करेंगे तो फूमोंग से क्यों नहीं। फूमोंग के फैमिली वाले भी कह रहे थे कि अगर आपको वैन की इतनी पड़ी है, इतना ही आप प्यार करते हो तो शादी कर लो सैंड्रो से, तो आप वैन के साथ जा सकते हो। एंड जो फूमोंग थी वो इतनी रिच नहीं थी एंड वैन के फादर बहुत रिच थे, तो वो ये भी सोचते कि लड़की का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। मतलब वो जो थे मध्यम वर्गीय थे, ठीक ठाक फैमिली थी। एंड जो सैंड्रो थे वो रिच थे, तो वो चाह रहे थे कि लड़की सेटल भी हो जाएगी। तो वैन केसिंग के लिए वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन वैन केसिंग को ही शादी नहीं करवानी थी। लाइक उसे इस शादी से बहुत दिक्कत थी। एक तो वो अपनी माँ की मौत से उभर नहीं पा रहा था एंड ऊपर से वो फूमोंग को एक आँख भी पसंद नहीं करता था, वो लिटरली उसे हेट ही करने लग गया था। उसके मन में बात बैठी हुई थी कि इनकी वजह से कुछ हुआ है। सैंड्रो से तो ऑलरेडी ही चढ़ा हुआ था, तो वो अपने फादर से खैर उतना नहीं चढ़ा था, लेकिन फूमोंग से वो बहुत चढ़ा था। तब भी वो उनसे रिक्वेस्ट करा था कि वो शादी ना करे, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली वो शादी की थी। एंड धीरे धीरे फूमोंग एंड सैंड्रो के बीच में चीज़ें सही होने लग गई थी क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी थी। वो दोनों एक दूसरे के जो तकलीफ थी वो समझ रहे थे। वैन को काम करने के लिए, उसे अच्छा बिगाड़ने के लिए वो दोनों ही कोशिश कर रहे थे। जब दूसरे की तकलीफ समझ रहे थे तो दूसरे को वो लोग पसंद भी करने लगे थे कि वैन केसिंग स्टिल टस से मस नहीं हुआ था, दोनों को ही वो नापसंद करने लग गया था। लिटरली लाइक पहले तो वो फूमोंग को ही बहुत ज़्यादा नापसंद करता था, लाइक उनसे तो वो हेट ही करता था, लेकिन अपने फादर को तो वो मतलब उनसे बहुत गुस्सा था उसे। लेकिन जब ये शादी हुई तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा। वो अब ना फूमोंग से मतलब रखते ना ही सैंड्रो से, वो बहुत ज़्यादा अकेले मतलब बिहेव करता था। वैन रूम में ही बैठा रहता था, खाना भी रूम में ही खाता था। जो सर्वेंट थे सर्वेंट उसे खाना दे देते थे क्योंकि वो किसी से कुछ बात करता ही नहीं था। ऐसे करते करते घर में फिर चंगनिंग का जन्म हुआ, लेकिन वैन केसिंग को चंगनिंग से कोई दिक्कत नहीं थी। वो चंगनिंग को सच में बहुत मानता था। चंगनिंग भी जब बड़ा हुआ तो वो भी वैन को बहुत मानता था क्योंकि घर में सब
कोई वन से प्यार करता था। लेकिन जब वन केसिंग 19 साल का हुआ तो वो घर से चला गया, क्योंकि वो अब इस घर को सर्वाइव नहीं कर सकता था। एंड जब तक वो बालिग नहीं हो जाता वो वहाँ से निकल नहीं सकता था। तो जैसे ही वो बालिग हुआ वो उस घर से निकल गया। वो इस शहर आ गया जहाँ पे जिशु रहता है। एंड अपनी माँ का जो वो फ्लैट था पुराना वाला जो अभी बंद था वो वहाँ रहने लगा। तो ये सब चीज़ें उनके साथ हो चुकी है एंड स्टिल वो ट्रॉमा में है, उसे स्टिल नाइटमेयर आते हैं। वो अपनी मम्मा की मौत को बुला ही नहीं पाया है और उसके मन में बिल्कुल भी जो ये नफ़रत ये गुस्सा था ये कम नहीं हुआ है। लेकिन वो जो अपना चंगले के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है फ़िलहाल यहाँ पे। उसका गुस्सा पूरी तरह से सही भी नहीं है, पूरी तरह से गलत भी नहीं है। एज़ अ सन उसका ऐसा रिएक्ट करना जस्टिफाइड है, लेकिन पूरी तरह से गलती फुआंग की नहीं थी, ज़ेंड्रियो की गलती थी, बट फुआंग की गलती उतनी नहीं थी। बट वेन ने अपनी माँ खोई है तो उसकी तकलीफ़ अलग ही लेवल की है। खैर बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। हमें वेन को दिखाया जाता है जब वो भी खिड़की के पास खड़ा रहता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा समय गुस्से में होता है और उसकी आंखें भी भरी हुई होती हैं। अभी गेट में नॉक होती है, अभी वेन दिल से इग्नोर करता है, फिर वापस से गेट पे नॉक होती है और चकलिंग कहता है भैया दरवाज़ा खोलिए प्लीज़। अभी वेन चकलिंग की आवाज़ सुनता है तो गेट खोल देता है, तो वहाँ पर चकलिंग खड़ा होता है, वो बहुत सैड होता है। अभी चकलिंग कहता है भैया आप चले तो नहीं जाओगे ना अभी, प्लीज़ भैया अभी मत जाइए, कुछ दिन रुक जाइए मेरे साथ, पापा की बात का बुरा मत मानिए, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, कुछ दिन मेरे पास रुक जाइए भैया प्लीज़। अभी मैं किसी को उसे देखता ही रहता है, फिर घुटनों के बल बैठता है और उसे हक कर लेता है। अभी चैंगलिंग भी उसे बैक करता है एंड वो दोनों ही एकदम से सैड हो गए होते हैं। अभी वेन उसके बालों पे हाथ फेरता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ चैंगलिंग, यहीं हूँ, जो जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलेगा, परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी चैंगलिंग जो है वो उसे और भी ज़्यादा टाइट हक कर लेता है। अभी इस स्टोरी में एक वीक तक कर ले पाता है एंड इस बीच में घर में लिटरली कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ना कोई झगड़ा ना कोई बहस, सब मतलब तीनों लोग ही बहुत ही कामली सब कुछ हैंडल कर रहे थे, क्योंकि चैंगलिंग बहुत इफेक्ट हो रहा था इस वजह से। तो ना वेन कोई झगड़ा कर रहा था, ना ही ज़ेंड्रियो, ना ही फुआंग तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते थे, वो तो बस पिस रही थी सब चीज़ों में। तो ये तीनों लोग ही बहुत ही कामली बिहेव करते। हालांकि जो अपना वेन था वो ज़ेंड्रियो से बात नहीं करता था, ऑब्वियसली ज़ेंड्रियो भी फ़िलहाल वेन के मुंह नहीं लग रहे थे क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं चाहता। तो थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन घर में शांति तो आई थी। अभी जो अपने ज़ेंड्रियो एंड फुआंग की एनिवर्सरी थी वो भी अच्छे से सेलिब्रेट हो जाती है एंड सब कुछ अच्छे से हो रहा होता है। एंड जो बाकी के दिन थे उसमें चैंगलिंग और वेन केसिंग जो अपने घर से थोड़ा बाहर ही घूम रहे थे, लाइक जो वहाँ की जगहें थी मॉल्स पार्क्स मंदिर, वो दोनों वहाँ पर घूम रहे थे। अच्छा टाइम लोगों ने बिताया था। अभी वेन केसिंग के जाने का टाइम आ गया था तो चैंगलिंग खैर बहुत सैड था, लेकिन वो वेन को रोक नहीं सकता था। एक तो वेन रुकता नहीं, दूसरी बात वेन के कॉलेज भी थे तो वहाँ रुक कैसे सकता था। तो वेन के जाने का टाइम हो गया था। अभी लिविंग रूम में ज़ेंड्रियो फुआंग एंड जो चैंगलिंग था वो खड़े थे एंड वेन केसिंग उनके सामने खड़ा था, लाइक वो सामने तो अपने चैंगलिंग के ही खड़ा था और वो लोग साइड में थे। अभी वेन केसिंग चैंगलिंग के सर पे हाथ फेरता है और कहता है अब इतना सैड भी मत हो, चलते चलते ऐसे मुँह बनाओगे तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। अभी और चैंगलिंग बताओगे तो भैया, अभी वेन कहता है ओके ओके आई एम सॉरी बट प्लीज़ स्माइल कर दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा और फिर हम लोग मेरे शहर जाकर वहाँ पर हॉलीडे स्पेंड करेंगे, ठीक है। अभी चैंगलिंग मुझसे दिखता है
अभी उसकी आंखों में तो चमक आ गई होती है। अभी वो कहता है सच भैया। अभी वैन कहता है और क्या, मैं झूठ बोलूँगा क्या। अभी सैंड्रो एंड पमांग उसे देख रहे होते हैं। अभी जो चैन होता है वो उनका हक कर लेता है और विन के सिंह से बैक हक करता है। अभी वो फिर उसे बैक हक करे हुए कहता है घर में शैतानी मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, मम्मा पापा का ध्यान रखना और अपना भी। अभी सैंड्रो पमांग ये सब सुन रहे होते हैं। अभी फिर जो वेन होता है वो फिर अपने फादर की तरफ देखता है एंड मून की तरफ देखता है। अभी फॉन्ग उसके पास आती है एंड वेन के सर पे हाथ फेरती है और कहती है हमेशा खुश रहना, चाहे कहीं भी रहो। और फिर वो अपने जो सैंड्रो था उनकी तरफ देखती है और कहती है यहाँ पे चिंता मत करना, तुम्हारे खुशियों को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा, कभी भी नहीं। जहाँ भी रहना, किसी के साथ भी रहना, खुश रहना, मेरा और तुम्हारे पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अभी वेन के सिंह उन्हें देखता रहता है और फिर वो उनके पैर छूता है जिससे वो ब्लेसिंग देती हैं। उसके बाद वो सैंड्रो के पास आता है और फिर उनके भी पैर छूता है और वो भी उसे ब्लेसिंग ही देते हैं। और उसके बाद वेन के सिंह वहाँ से चला जाता है। अभी हमें वापस से शिशु को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज से निकल गया होता है, लाइक उसका कॉलेज हो गया होता है एंड वो शाम की शिफ्ट कर रहा होता है अपने कैफ़े में। एंड उसके बाद 9 बज जाते हैं तो वो अपने कैफ़े से फिर अपने शिफ्ट ख़त्म करके बाहर निकलता है। लाइक अब रात हो गई ना तो उसकी शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया तो वो बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे बाई का कॉल आता है। ऑब्वियसली जो बाई था वो एंटवान उसको खबर लेते रहते थे कि वो कहाँ है, सेफ़ है कि नहीं है, और उसकी लाइव लोकेशन भी वो लोग पता करते रहते थे। तो अभी भी बाई का कॉल आता है। अभी वो कहता है हाँ भाई। अभी बाई कहता है निकल गए। अभी वो कहता है हाँ जस्ट अभी निकला। अभी बाई कहता है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। अभी वो कहता है हाँ बोलो। अभी बाई कहता है एक्चुअली वो वेन तुम्हें बताना चाहता था पर तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। अभी वो कहता है हाँ क्या बात है भाई, तुम परेशान लग रहे हो। अभी वो कहता है हाँ वो एक्चुअली ना मैं आज नहीं आ पाएगा। अभी वो कहता है क्या, पर वैन तो आज आने वाला था ना। अभी भाई कहता है हाँ कहा तो उसने यही था बट वो क्या है ना चैंगनिंग की तबीयत ख़राब हो गई है तो आज वो आ नहीं पाएगा, वो अब शायद से 2-4 दिन बाद आएगा। अभी शिशु का तो दिल ही टूट जाता है पर वो क्या ही कर सकता है, घर की बात है। तो कहता है ठीक है, थैंक यू सो मच भाई मुझे बताने के लिए। अभी भाई कहता है नो नो मेंशन नॉट, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अभी जो शिशु था वो कहता है फिर भी थैंक यू। अभी भाई कहता है तो तुम बाइक से घर जा रहे हो। अभी शिशु कहता है ऑफ कोर्स बाइक से जाऊँगा। अभी भाई कहता है मैंने तुम्हारे लिए तो राइड बुक कर दी है। अभी शिशु कहता है राइड, भाई राइड क्यों बुक किया तुमने मेरे लिए, मेरे पास मेरी बाइक है। अभी वो कहता है ओहो अब तो राइड पहुंचती हुई होगी। अभी शिशु कहता है तुम पागल हो गए हो क्या भाई, अभी इतना टाइम में ना वो लोग थोड़े फ्रैंक हो गए थे तो ऐसे बोल रहा था। एंड भाई जो परपंच कर रहा था ना ये बस शिशु का रिएक्शन देखने के लिए कर रहा था कि वेन के सिंह जब वहाँ पे आया था तो भाई से ही मिलने गया था एंड वन उसके साथ ही था तो उन दोनों से पहले मिला था एंड उसके बाद वो शिशु से मिलने गया था तो भाई बस उसे टीस कर रहा था। एंड वेन के सिंह वहाँ पहुँचने वाला था क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बार तो वो ट्रैकर में देख ही चुका था कि रास्ता कैसा है, कितना टाइम लगता है, तो उसे पता था कि वेन के सिंह कहाँ पे पहुँचा होगा। तो वो बस वो ऐसे उसे टीस कर रहा था। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वेन के सिंह की गाड़ी आके रुकती है। अभी जो शिशु होता है वो भाई से बात कर ही रहा होता है, वो एकदम ही हैरान हो जाता है वेन के सिंह की कार को देखकर। एंड वेन के सिंह जैसे कार को रोकता है तो उसकी जो बाइक थी
जहाँ पे जिशु खड़ा था, कार एकदम उसके सामने आकर रुकी थी। एंड वो फिर जो ब्लैक वाला शीशा था वो उसे उतारता है, जो अपना वैन था उतार के जिशु की तरफ देखता है। अभी जिशु इतना ज़्यादा खुश हो गया होता है। अभी जो जिशु होता है उससे बाई फ़ोन पे कुछ बोल रहा होता है, पर जिशु कुछ बोल नहीं रहा था। एंड बाई को गाड़ी की आवाज़ आई थी, तो बाई कहता है राइड मिल गई जिशु जी। अभी जिशु कहता है भाई वैन वैन आया है। अभी भाई कहता है ओके राइड एंजॉय करो, मैं कल मिलता हूँ, बाय एंजॉय। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अभी जिशु जो बिल्कुल ही फ्रीज हो गया होता है एंड वो बस उनको देखे जा रहा होता है। वैन कैसे गाड़ी से निकलता है एंड फिर जिशु की तरफ देखता है एंड बहुत ही प्यार से स्माइल करता है उसे देखकर। लेकिन वो खड़ा गाड़ी के पास ही होता है, वो उसके पास नहीं जाता, जिशु के वहीं खड़ा रहता है। अभी जिशु जो होता है, जो अपने बैग टांगे हुए होता है, वो बैग को जो गाड़ी थी उसकी बाइक उसके ऊपर रखता है। लाइक वो वैसे ही बैग था जैसे लोग ऑफिस के लिए लगाते हैं ना, ज़्यादा भारी नहीं था, तो उस बैग को वहाँ रखता है एंड भाग कर रहता है एंड एकदम से वैन को हक कर रहता है। वैन कैसे मुझसे बैकअप करता है, लाइक इतना डेस्परेट था वो। लाइक स्टेशन ने को ऐसे आकर के रखा हुआ था कि लाइक उसकी आज हड्डियाँ ही तोड़ देगा वो, और उनको उसे काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखे हुए होता है। और ये जिशु कहता है ये क्या मजाक है, भाई कह रहे थे कि तुम नहीं आओगे, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, पता है मैं कितना डर गया था। वैन उसे बालों पे रब करते हुए यही कहता है मैंने उससे नहीं कहा था कुछ कहने के लिए, अब मुझे पता होता कि तुम इतने डेस्परेट हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता। अभी जो जिशु था वो उसे और टाइट कर लेता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। आई नो कि एपिसोड बहुत लेट आया है, बहुत ज़्यादा लेट आया है, बट अब मैं क्या बताऊँ, खैर ये सब तो चलता ही रहता है। देर से आने के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड एनीवेज इन सब चीज़ों को साइड ही कर देते हैं। मैं मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस। और हाँ, हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से, होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आई होप कि आप सभी ने अपनी होली बहुत अच्छे से एंजॉय की हो, मैंने भी की, एंड आशा करती हूँ आप सबकी होली भी बहुत अच्छी गई हो। सो वंस अगेन हैप्पी होली एंड मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस।